हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एमसीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आप आराम से 10 या 12 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या 5 to 6 क्वेश्चन इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये टॉपिक हमने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। जैसे आपको बोला गया है कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो 11 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड तक रहेगा, तो ये टॉपिक भी उसमें इंक्लूड किया गया है और बीच में बहुत सारा टाइम चला गया है, तो ये टॉपिक हम अभी वापस अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखने वाले रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक आता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ लाइंस, जो कि लाइंस से रिलेटेड है, मिड पॉइंट एंड इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, डिस्टेंस फार्मूला, ये सब स्टैंडर्ड फार्मूलाज है। देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 12th का पार्ट है, ये 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सम सिंपल ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप मतलब एक्सिस रोटेट करते हो या शिफ्टिंग करते हो, तो वो वाले कंसेप्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। देखो, आपको पता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बुलाते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम वाई एक्सिस बुलाते हैं। तो ये आपका सेंटर है 0,0, ठीक है। ये सेंटर जो 0,0 इस साइड में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहाँ से अगर इस साइड में चले जाते तो आपका निगेटिव एक्स एक्सिस आ जाता है। वही अगर आप ऊपर के साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है, और नीचे के साइड में जा रहा है तो निगेटिव वाई एक्सिस। ये सिंपल दिया हुआ आपको। देखो, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, आपका पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई मिलकर आपका ये पूरा क्वाड्रेंट बना हुआ है। तो हमें पता है कि एक्स एंड वाई ऑलवेज रिटर्न इन दिस पेयर, ठीक है। ऑर्डर यही फॉलो करते हैं हम हमेशा, एक्स कॉमा वाई। तो इसको लिखेंगे हम प्लस कॉमा प्लस। नेक्स्ट आएगा आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव। लास्ट विल बी प्लस एंड माइनस। तो आपका ऑर्डर क्या फॉलो किया जाता है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लाइक -1 कॉमा -3 लाइज इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, लाइज इन अ क्वाड्रेंट। तो आपको पता है अगर दोनों निगेटिव है, एक्स एंड वाई बोथ आर निगेटिव, देन इट मस्ट बी, इट ऑफकोर्स लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, जो दिख भी रहा है कि दोनों निगेटिव है। तो ये टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या बेसिक नॉलेज के लिए भी आप मतलब ये यूज होगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो, हम इसमें देखने वाले कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला एक फार्मूला आ जाता है, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब मान लो स्पेस में आपको या कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए गिवन है एंड पॉइंट बी गिवन है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 दिए हैं, एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको x2 y2 गिवन है। तो आप ए बी अगर ज्वाइन करते हो, अगर आप क्या कर रहे हो, ए बी ज्वाइन कर रहे हो, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो मान लो उसको डी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला है तुम्हारा रूट ऑफ डी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। आप किसी को भी x1 y1 है, किसी को भी x2 y2 दे सकते हो। इसका प्रूफ आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी। आपको बस क्या याद रखना है कि d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, आगे चलते इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो दो पॉइंट्स गिवन है आपको, पॉइंट ए गिवन है आपको, पॉइंट ए गिवन है आपको 1,3 एंड पॉइंट बी गिवन है आपको -3, -2। तो ऐसे दो पॉइंट्स गिवन है और बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो हमेशा के लिए डी मान लेते हैं। तो आपको पता है इस केस में क्या आ जाएगा, x1 एंड x2 हो जाएंगे। डिस्टेंस जो होंगे आपके क्या रहेंगे, x1 y1 और ये क्या आ जाएगा आपका x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आपका रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख रहा हो यहाँ पे फॉर्मूला, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब -3 -1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 एंड यहाँ पे देखो -3 एंड -1 दिया, -2 एंड -3 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होकर हो रहा है आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 25। तो जो भी आपका आंसर आए लिख दीजिए, ठीक है। ये आई थिंक 41 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ऐसे डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपके फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। आप x1 x2 और x1 y1 एंड x2 y2 किसको ले रहे हो यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है।
क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर है तो पॉजिटिव निगेटिव भी आ रहा है, तो स्क्वायर करके बाद में वो पॉजिटिव ही बन जाता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। आगे आता है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का सिंपल कंसेप्ट है, देख लो। यहाँ पे पॉइंट ए गिवन है, यहाँ पे दिया भी है, एंड सेकंड पॉइंट बी दिया है आपको। तो ये ए बी लाइन हुई है, ठीक है, और बीच में पी कहीं पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एंड इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। तो जो ए बी लाइन है, मान लो ये पी पॉइंट ए बी को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका जो ए पी अपॉन पी बी है वो क्या आ रहा है, m/n आ रहा है। देखो सीक्वेंस कहाँ से हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप बी से पी एंड पी से ए लेते तो n/m रेशो हो जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा या उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी कि हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए पी से पी बी जा रहे हैं, तो ए पी अपॉन पी बी कितना दिया आपको, m/n, और एक्स वाई, अब पी के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई कंसिडर किए, तो आपका एक्स हो जाएगा यहाँ पे m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाय m+n, वही आपका y हो जाएगा इस केस में m(y2) प्लस n(y1) डिवाइड बाय m+n। तो फॉर्मूला याद रखने में भी इजी है। यहाँ पे बस क्या किया है, x2 को रिप्लेस हमने y2 से किया हुआ है और x1 को रिप्लेस y1 से किया हुआ है, और यहाँ पे देखो हम क्रॉस में जा रहे हैं, ठीक है, m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाई m+n। और वही ये इंटरनल डिवीजन का, वैसे एक्सटर्नल डिवीजन का भी एक फॉर्मूला होता है, उसमें बस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, लाइक m(x2) माइनस n(x1) डिवाइड बाय क्या आ जाता है, m-n, वही y इक्वल्स टू होता है आपका m(y2) माइनस n(y1) डिवाइड बाय m-n। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, जहाँ पे p पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी को एक्सटर्नली इन द रेशो m(n) डिवाइड कर रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इस पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इस कंसेप्ट के ऊपर, जो इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है हमने। तो क्वेश्चन में है, इन व्हाट रेशो y एक्सिस डिवाइड द लाइन 7,3 एंड -5,12। देखो क्वेश्चन देखिए अच्छे से, यहाँ पे पॉइंट दिया है ए 7,3 एंड आपको पॉइंट बी गिवन है -5, -12, ठीक है। ये ए बी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि एक y एक्सिस है। देखो y एक्सिस और x एक्सिस की कुछ खासियत ऐसी है कि y एक्सिस पे अगर कोई लाइन उसको कट कर रही है, ठीक है, ये x एक्सिस की बात कर रहा हूँ पहले मैं, x एक्सिस पे अगर कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। वही अगर y एक्सिस पे कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0, b, ठीक है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, वही x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अच्छे से सुनिए, ठीक है। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो मान लो यहाँ पे p पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट सपोज क्या आएगा, 0, b। कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है पता नहीं है, तो ऐसे केस में देखो, जनरली हमने जब फॉर्मूला लिखा तो रेशो हमने m/n लिया था, बट जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो रेशो लेना है आपको k:1। यहाँ पे भी बहुत बच्चों को ये सवाल आया होगा कि सर हमेशा देखो रेशो में हमेशा लास्ट में 1 तो नहीं आएगा ना, लाइक 3:1, 5:1 तो नहीं होगा ना, और कुछ भी हो सकता है लाइक 3:5 या 7:8। देखो ईच एंड एवरी रेशो, दुनिया का हर एक रेशो आप 1 के टर्म में लिख सकते हो। जैसे देखो आपका रेशो अगर मान लो 3:5 आ रहा है, ठीक है ना, ये 3:5 आ रहा है, तो पूरे इक्वेशन को अगर आप 5 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 3/5:1 हो जाएगा ना। तो k क्या बन गया उस केस में, आपका 3/5 बन गया। तो कोई भी रेशो रहने दो, आप उसको क्या 1 के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब लास्ट का टर्म 1 ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो हमेशा इसको k:1 लेना है। उसका और एक फायदा क्या होता है कि आपका देखो m and n ऐसे 2 वेरिएबल्स होते हैं या 2 अननोन्स होते हैं, तो हम जब k:1 लेते हैं तो उसमें से एक अननोन अपने आप इलिमिनेट हो जाता है, बस यहाँ पे k एक अननोन बचा हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। देखो अभी आपका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 0 इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू -5 प्लस 1 इंटू 7 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा k+1। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये क्या हो जाएगा, -5k प्लस 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो आपका k हो रहा है 7/5। तो k का वैल्यू 7:5 आया है, मतलब क्या हो रहा है, p डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 7:5, p डिवाइड्स इन द रेशो 7:5, ठीक है। ये 7/5 हुआ तो 7:5 लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले पे। वहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन व्हाट रेशो डज द लाइन x - y टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
3,-1, एक पॉइंट दिया 3,-1 एंड 8,9 एंड 8,9। देखो लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में y एक्सिस पे क्या कर रहा था, कट हो रहा था। यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, एक लाइन है जो इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जिसका इक्वेशन दिया है उन्होंने x - y - 2 = 0। देखो इसके लिए दो बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इट सेटिस्फाइज द बोथ लाइन। जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सपोज XY है, तो ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, लाइन L1 को, एंड लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे भी आपका पॉइंट इंटरसेक्शन है PXY, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और हमेशा की तरह इसका रेशो हम K:1 ले लेते हैं, ठीक है, हमेशा की तरह इसका रेशो हम K:1 लेंगे। तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इससे, 8K + 3 / K+1। वही आपका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y विल बी 9K - 1 / K+1। देखो अभी x एंड y कोऑर्डिनेट्स तो मिले, वो कैसे निकाले हमने, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। अभी यहाँ पे जो पीक पॉइंट है इट ऑल्सो लाइज ऑन x - y - 2 = 0, तो आपको उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते उसमें। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इक्वेशन बन जाएगा 8K + 3 / K+1 माइनस 9K - 1 / K+1, और आगे कितना आया, -2 आया, = 0। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो एलसीएम एंड ऑल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8K + 3 - 9K + 1, ये टर्म वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो -2K - 2, और ये नीचे का टर्म पूरा उधर डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ रहा है, 8K - 9K - 2K, तो ये -11 क्या हुआ, -3K हुआ टोटल। कैलकुलेशन कर लीजिए अच्छे से। तो 3 + 1 कितना हुआ, 4 - 2 कितना आएगा, +2 हो जाएगा, = 0। तो K कितना आ रहा है आपका, 2/3 आ रहा है। K क्या आ रहा है, 2/3। तो रेशो कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो 2:3 रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे आपको 2:3 मिल गया है, तो आपको हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप आराम से x एंड y निकाल सकते हैं, या इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो आपके पास यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में आपको एक तो रेशो पूछेंगे या पॉइंट पूछेंगे, इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, क्योंकि पॉइंट के लिए आपको तो रेशो निकालना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रेशो फाइंड नहीं करते आप पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जनरली आपको बस रेशो ही पूछेंगे, पॉइंट्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके लिए टाइम भी कम होता है एमसीए के एग्जाम में। उसके बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बहुत ईजी है। जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा था, पॉइंट ए है x1 y1 एंड पॉइंट बी है आपका x2 y2 एंड ए बी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो मान लो पी पॉइंट है जो क्या कर रहा है, उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब 1:1 के रेशियो में, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लो x y ले रहे हैं। तो मेरा x हो जाएगा x1 + y1/2, और वही मेरा y हो जाएगा x2 प्लस, सॉरी यहाँ पे x1 + x2 हो जाएगा, ठीक है ना, x1 + x2/2, और ये हो जाएगा y1 + y2/2, ठीक है। बिकॉज यम एंड एन क्या है, यहाँ पे 1 आएंगे, यम एंड टू एन क्या है, 1:1 है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पे क्वेश्चन भी गिवन है उन्होंने समथिंग कुछ 4,1 है, 10,5 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर 7,3 आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप आराम से ओरली भी कर सकते हो, ठीक है, ओरली कैलकुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है लाइन का टॉपिक, ठीक है, बट लाइन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो बेसिक्स है उसमें पहला चीज़ आता है इंक्लिनेशन, ठीक है, फर्स्ट थिंग आता है इंक्लिनेशन। तो आपका एक्स एक्सिस गिवन है और मान लो कोई, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेते हैं तो थोड़ा बेटर हो जाएगा समझने के लिए। तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ पे आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है, और मान लो कोई एक लाइन है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो कोई भी अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, एनी लाइन, वो हमें क्या करेगी, एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं है तो तब तक ठीक है, बाकी सब केस में क्या कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे मान लो उसने थीटा एंगल बनाया, तो दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस थीटा को क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। मेजर किससे किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एग्जैक्टली वो एक्स एक्सिस को अगर ओवरलैप कर रही है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, सॉरी थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। वही अगर निगेटिव वाई एक्स एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। बट जैसे हम आगे चलते तो लाइन तो दोनों डायरेक्शन में होती है, वापस हम 0 से स्टार्ट करते काउंट करना, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे।
तो आगे चलते हैं। अभी इसमें जो हो रहा है देखो, स्लोप का कंसेप्ट बनता है, तो एफ इक्वल्स टू होता है tan थीटा। ठीक है, मान लो थीटा अगर 45 डिग्री है तो तुम्हारा स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और स्लोप का एक दूसरा फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू tan थीटा, तो एक फॉर्मूला है। मान लो ये जो लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, x1 y1 एंड b पॉइंट गिवन है x2 y2। तो जब 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपका स्लोप का फॉर्मूला बनता है एम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यही और एक फॉर्मूला क्या देखा था हमने, tan थीटा। तो जब भी स्लोप की बात होती है आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और अनदर होता है आपका tan थीटा। तो गिवन क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया होगा या एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दिया होगा तो आपको tan थीटा यूज करना है। बट उस लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपको यूज करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अभी लाइंस के डिफरेंट फॉर्म्स के इक्वेशन देखने वाले, जिसमें से सबसे पहला आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म कब यूज करना है उसकी बात करते हैं। मान लो एक लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपको पता है लाइन इज अ सेट ऑफ क्या होता है, पॉइंट्स होता है। लाइन इज ऑल्सो क्या होता है, एक लोकस होता है। तो आप लोकस का कंसेप्ट देख लीजिए। इसके लिए लोकस मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। जैसे सर्कल की बात करता है, चलो 1 मिनट में मैं बता भी देता हूँ। अगर आप सर्कल की बात कर रहा हूँ, देखो ये फिक्स पॉइंट है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि ये फिक्स पॉइंट्स है, इस फिक्स पॉइंट से एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स पॉसिबल है। क्वेश्चन समझ में आपको, एट 2 सेंटीमीटर कितने पॉइंट पॉसिबल है। तो आपको एक पॉइंट तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। ऐसे लाखों करोड़ों पॉइंट्स है जो कि क्या 2 सेंटीमीटर पे आएंगे। तो अगर आप सब पॉइंट्स को साथ में देखोगे तो आपको एक शेप दिखता है। उस शेप को ही नाम क्या दे दिया हमने, सर्कल नाम दे दिया। उस शेप को नाम क्या दे दिया हमने, सर्कल। तो सर्कल क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। लाखों करोड़ों पॉइंट साथ में आके क्या बनाए, आपका एक सर्कल बनाए। तो उसी को हम लोकस बुलाते हैं। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को क्या बुलाते हैं, लोकस बुलाते हैं। तो लाइन के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक डायरेक्शन में ऐसे आप लाखों करोड़ों पॉइंट्स निकाल दो, तो अगर आप देखोगे उनका, तो उनको एक साथ देखोगे तो एक क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, एक लाइन। तो लाइन क्या होता है, एक लोकस होता है। तो ये इक्वेशन क्या होता है लाइन का, फिर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन या व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या करता है, देखो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रही है हमने। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको अगर मैं बोलता हूँ कि 1,3 की पोजीशन दिखा दो, तो 1,3 तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता है x पे 1 आएगा, y पे 3 आ जाएगा। क्लियर है, आप पोजीशन आप आराम से बता सकते हैं। बट लाइन पे अभी ऐसे इन्फानाइट पॉइंट्स हैं, तो इन्फानाइट पॉइंट्स की पोजीशन है। ठीक है, तो इन्फानाइट पॉइंट्स की पोजीशन तो हम ऐसे एक पॉइंट से तो नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कि इक्वेशन लिखते हैं। जो इक्वेशन क्या करता है, इस लाइन के ऊपर आने वाले लाखों करोड़ों इन्फानाइट पॉइंट जो है वो सबको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अच्छे से समझिए ये पॉइंट। ठीक है, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दैट लाइन। हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म की, जो कि सबसे इजी वाला फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे आपको एक स्लोप गिवन रहेगा और पॉइंट गिवन रहेगा, जो नाम में ये बताया हुआ है उन्होंने। तो मान लो पॉइंट दिया आपको x1, y1 और उसका स्लोप दिया है m। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाता है y माइनस y1 is equal to m in bracket x minus x1, where x1 y1 is the point on line and m is the slope of line. Clear है, y is the x1 y1 is the point on line and m is the slope of line. तो y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। तो अब क्वेश्चन भी इस पे इजी आएंगे। मान लो लाइन इज, देखो क्वेश्चन कैसा होगा, find the equation of line passing through point 1, 3। Find the equation of line passing through point 1, 3 and having slope m equals to 2, having slope 2। तो m equals to 2 हो गया। ये आपका x1 y1 है। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा इस केस में, इक्वेशन हो जाएगा मेरा y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 इन इक्वल्स टू m x माइनस 1। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो 2x माइनस y वहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हुआ, 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर रहा है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये यूनिक वाली लाइन होती है। ठीक है ना, यूनिक लाइन होती है, मतलब इसके जैसे कोई और लाइन नहीं हो सकती, उसे क्या बुलाते हैं, यूनिक लाइन बुलाते हैं। ठीक है, हर एक लाइन यूनिक ही होती है वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, आपको एक स्लोप एंड एक पॉइंट गिवन था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। मतलब ये पॉइंट ए दिया है
जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको x1, y1 है, और एक पॉइंट बी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2 है। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्म है, मैं एक दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ, देखो याद रखने के लिए भी ईजी है। y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। देखो रिदम में हो, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। आप ये रिदम फॉलो करोगे तो आप आराम से ये याद रहेगा। इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे स्लोप नहीं गिवन है, उसकी जगह क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। क्लियर है। इसका जैसे इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, मान लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 1 एंड -1, -2, ऐसा कुछ गिवन है मान लो आपको। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, ये x1 y1 है आपका, और ये क्या है आपका x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस y1 विथ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू x माइनस 0, 0 माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके क्या होगा, y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 1। तो सिंप्लीफाई करके y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x हुआ, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हमेशा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मोस्टली ऑप्शन में भी आपको इसी फॉर्मेट में रहेगा, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट। ठीक है, वो देखने वाले वैसे भी वो फॉर्म। आगे चलते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो पिछले 2 केसेस में क्या था, सबसे पहले हमने जो पॉइंट देखा था उसमें था आपका स्लोप था एंड पॉइंट था। सेकंड वाला जो टाइप देखा उसमें दिया था आपको 2 पॉइंट्स। नाउ इन दिस केस आपको क्या गिवन है, स्लोप गिवन है एंड वाई इंटरसेप्ट गिवन है। क्या गिवन है, वाई इंटरसेप्ट। पहले इंटरसेप्ट क्या होता है उसकी बात करते हैं, व्हाट इज इंटरसेप्ट। ठीक है, देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा हूँ, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम इस पर, हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो लाइन है आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट करेगी। तो जहाँ पे कट कर रही हो, जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये आएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट, ये आएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट, और ये आ जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। ये क्या बन जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रही है या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रही है तो इंटरसेप्ट क्या रहेगा आपको, पॉजिटिव रहेगा। वही अगर वो निगेटिव पे कट करता तो इंटरसेप्ट क्या बन जाता, ये वाला निगेटिव बन जाता। ठीक है ना, मतलब सिंपल अगर देखना है तो जहाँ पे कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 0, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ऐसे। तो ये बी लिया उन्होंने। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड बी इज द y इंटरसेप्ट। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3 and y-intercept is having slope 3 and y-intercept is -2। ठीक है, तो ये आपका बना b, ये बना आपका m। तो क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x -2। ये बना आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना तो 3x माइनस वाई -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि थर्ड वाला फॉर्म है। उसके बाद आता है डबल इंटरसेप्ट। तो आपको इसमें समझ गया होगा कि ऊपर के केस में स्लोप एंड इंटरसेप्ट किया था, अभी बस स्लोप को क्या किया हमने, एक्स इंटरसेप्ट से रिप्लेस कर दिया। तो इन दिस केस आपको एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है एंड वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है। एक्स इंटरसेप्ट को हमने a,0 लिया, वही वाई इंटरसेप्ट को हमने क्या लिया, 0, b। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो वैसे देखा जाए तो 2 पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन। अगर 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके उसको सिंप्लीफाई करता हो तो मुझे डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन मिलेगा, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, वेयर a,0 इज द x इंटरसेप्ट एंड 0, b इज द y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन आ जाता है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। कंपलसरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आया आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी जो फॉर्म से हमने जो पढ़े हैं उनको एक साथ लिख दिया हमने यहाँ पे। उसमें से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 एम इन ब्रैकेट x माइनस x1। स्लोप इंटरसेप्ट भी देखा था हमने। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म देखा हमने डबल इंटरसेप्ट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अभी ये दोनों जो है वो बताए नहीं थे, बट ये बेसिक चीज़ है। ठीक है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वापस। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आपका जो x एक्सिस है और आपका जो y एक्सिस है, दे आर ऑल्सो लाइन्स, वो भी एक लाइन्स है, तो उनका भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होना चाहिए।
तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बट चलो ठीक है, हमने इतने सारे फॉर्म्स पढ़े तो कोई ना किसी का यूज करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इसका स्लोप 0,0 है, ओरिजिन सॉरी इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0,0 है, मतलब दोनों जो लाइन्स है वो 0,0 से पास हो रही है। अभी एक्स एक्सिस की बात करते हैं। अभी एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस क्या करता है, खुद के साथ ओवरलैप है, तो इसका जो थीटा है वो 0 डिग्री होता है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो tan 0 क्या होता है आपका 1 होता है, tan 0 0 होता है, तो स्लोप 0 आ रहा है। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लेते हैं, y माइनस 0 0 इन ब्रैकेट x माइनस 0, तो सिंप्लीफाई करके क्या मिला, y इक्वल्स टू 0। तो y एक्सिस एक्स एक्सिस का इक्वेशन आ रहा है आपका y इक्वल्स टू 0। तो y एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन अगर हम पैरेलल लेते हैं, एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन पैरेलल लेते हैं, तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू b। वहाँ पे ये पॉइंट होता है 0,2। ठीक है, वही अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करते हैं तो आपको समझ में आया होगा आपको कि अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है, तो y एक्सिस का इक्वेशन आएगा x इक्वल्स टू 0। और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन क्या आता है y इक्वल्स टू b ना, इसका इक्वेशन आता है x इक्वल्स टू। क्लियर है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी हमने। ठीक है ना, x इक्वल्स टू ए वर्टिकल लाइन विथ a एज अ x इंटरसेप्ट एंड y इक्वल्स टू b एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन b एज अ y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट जो होंगे वो इक्वल्स टू आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो, लाइंस में पेयर ऑफ लाइंस एक टॉपिक है, तो अभी जितना पार्ट देखा हमने वो 11th स्टैंडर्ड में उन्होंने कवर किया हुआ है। वही जो पेयर ऑफ लाइंस है ये आपको 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है। तो पेयर ऑफ लाइंस का कंसेप्ट क्या है, इसको हम ज्वाइंट इक्वेशन भी बुलाते हैं। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन एंड ज्वाइंट इक्वेशन भी बुलाते हैं, कंबाइंड और ज्वाइंट इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट कैसा है कि अगर मान लो दो लाइन्स दिए आपको जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है, जो पासिंग थ्रू क्या हो रही है, ओरिजिन हो रही है, तो उन्होंने उनके इक्वेशन दिया y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि सर आया कहाँ से इक्वेशन, देखो ये फॉर्म लिखा है हमने जिसमें c क्या आपका y इंटरसेप्ट है, तो c y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे वो कट ही नहीं कर रहा है, तो c 0 हो जाएगा। तो लाइन के इक्वेशन क्या हो जाते हैं, दो लाइन्स ओरिजिन से पास होती है उनका इक्वेशन हमेशा बनता है y इक्वल टू mx, उनका इक्वेशन हमेशा क्या बनता है y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx लिख सकते हो, या a1x प्लस b1y इक्वल्स टू क्या लिखते हो, 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों, सी कांस्टेंट मिसिंग होता है, जब भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। अब बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक कैसे, मतलब ठीक है, आप देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताना भूल गया था मैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 है तो उसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी, स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और सेकंड जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या आएगा फिर, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। ये लाइन L1 है, नहीं आपका लाइन क्या है L2 है। ठीक है, लाइन L1 एंड L2 है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, m1 क्या आ जाएगा आपका माइनस a1 बाय b1, और वही m2 क्या आएगा आपका माइनस a2 अपॉन b2। ठीक है, m1 m2 आपको पता है कैसे निकालना है। फिर नाउ इन दिस केस देखो उन्होंने क्या बोला है कि मुझे कंबाइन इक्वेशन निकालना है, पेयर ऑफ लाइंस मतलब क्या चाहिए, जॉइंट इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा, मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिल जाएगा मुझे, a1 a2 x स्क्वायर, देख लीजिए अच्छे से, a1 b2 प्लस b1 a2 एक्स वाई प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर, b1 b2 क्या मिला वाई स्क्वायर। तो जो a1 a2 था उसको हमने a सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बना a एक्स स्क्वायर, इसको हमने 2h कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, ये पूरा क्या कांस्टेंट है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2h से, तो ये 2h एक्स वाई हुआ, और ये बना आपका बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल रहा है आपको, a एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन ये इक्वेशन को हम बुलाते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। वाई होमोजीनियस, थ्रूआउट जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्री कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का रेस्ट पावर 1 है, y का भी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है, तो थ्रू आउट डिग्री क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, दैट्स वाई कॉल्ड एज अ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है ना, और सेकंड डिग्री क्योंकि हाईएस्ट डिग्री उसमें 2 है, तो इसलिए होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन हुआ। तो उनको सॉल्व करके आपको ये फाइनल इक्वेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है, वेयर 2h इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a दिया है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे b गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी नाउ ये जो दोनों लाइंस है यहाँ पे इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहेगा थीटा, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्या रहेगा थीटा, जिसका इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है टैन थीटा के लिए, याद रखिए यहाँ पे टैन थीटा होता है हमारा
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये भी याद करना है आपको, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपको m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ गिवन लाइंस एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस। तो ये पेयर ऑफ लाइंस में कैसे कन्वर्ट किया वो बताते हैं। देखो हमने एक पेयर ऑफ लाइंस के लिए इक्वेशन लिख दिया था। कौन सा इक्वेशन लिखा था? होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। क्या लिखा था हमने इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लिखा था। मान लो अभी स्लोप जो है दोनों का, m1 क्या आता है तुम्हारा a1 बाय b1 माइनस a1 बाय b1, m2 क्या आता है तुम्हारा माइनस a2 बाय एक मिनट, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा था ना हमने। तुम्हारा स्लोप क्या होता है माइनस ए बाय बी, बराबर है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया a2 अपॉन b2। तो दोनों को मान लो मैं m मान लेता हूँ, ठीक है, और पूरे इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। किससे डिवाइड कर दिया? x से। तो ये हो जाएगा मेरा, तो हमने क्या किया इस केस में x से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 2h y बाय एक्स प्लस बी वाई बाय एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। तो y बाय एक्स जो होता है तुम्हारा, देखो y इज इक्वल टू m1 x था, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू y बाय एक्स हो जाएगा, या m2 इज इक्वल टू भी y बाय एक्स हो जाएगा। तो उसकी जगह हम m पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं? m पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा मेरा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू क्या हुआ? 0। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे क्या बुलाते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये था आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये उसी से बना हुआ है जो उसे क्या बुलाते हैं हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे क्या ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऑफकोर्स उसके दो रूट्स रहेंगे। तो सपोज m1 m2 आर द रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। m1 m2 क्या उसके रूट्स है, ठीक है ना। अभी कंसेप्ट ऐसा है, द रूट, देखो जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ या स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। The roots of this auxiliary equation, which are m1 m2, the roots of auxiliary equation are slope of lines given by the equation, slope of lines given by equation ax square plus 2hxy plus dy square, ठीक है। हमें पता है कि ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन लिखा था ये दो लाइन से बना हुआ है, तो उनके स्लोप्स आएंगे m1 एंड m2, ठीक है। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो इससे जो दो लाइंस मिलते हैं ना उनके क्या होते हैं? स्लोप्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको दो लाइन सेपरेट निकालने तो आप क्या करो? ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक मिल जाता है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बहुत सारे फंडे आपको पता है, उससे आप रूट्स निकालो विच आर m1 एंड m2। तो लाइन्स की इक्वेशन क्या बन जाएंगे? y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। इतना सा सिंपल है। अगले पॉइंट पे चलते हैं अभी, ठीक है। देखो अभी इसमें से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोला हुआ है, ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। देखो ऊपर वाले केस में क्या था, लाइंस कहाँ से पास हो रही थी? ओरिजिन से पास हो रही थी, ठीक है। कहाँ से पास हो रही थी आपकी लाइंस? ओरिजिन से। इन दिस केस क्या हो रही है? लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही, कहीं और इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है ना, कहीं और इंटरसेक्ट हो रही है। तो उस केस में इक्वेशन बनता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि दिस सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल, दिस सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन रहेगी। तो फॉर पेयर ऑफ लाइंस, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंडीशन होती है आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ये, जिसमें डायगोनली ABC आता है, यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी जी है, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी। तो याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि ABC और एच जी एफ, इतना याद रखोगे तो यहाँ पे भी एच जी एफ आने वाला अपने आप। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। देन ओनली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अगले पॉइंट पे चलते हैं अभी। ऊपर वाला एक था कि यहाँ पे जो थीटा है ये वाला, ठीक है ना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर है तो आपको जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा? टू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भी हमने इसी से डिराइव किया हुआ है, ये वाले फॉर्मूला से, कुछ अलग नहीं किया हुआ है। आपको m1 माइनस m2 निकाला हमने, m1 प्लस m2 निकाला और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस याद रखोगे तो बेटर है, क्योंकि फिर वापस m1 m2 निकालना उसके लिए लेंदी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्मूला ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए याद रखोगे तो बेटर है।
या एंगल फाइंड करने के लिए दो लाइंस के बीच में। आगे चलते हैं, सर्कल पे आते हैं। ठीक है, अभी लाइंस का जितना पार्ट है हमने वो कवर कर लिया, अभी सर्कल की बात करते हैं। तो देखो सर्कल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी लाखों करोड़ों पॉइंट्स आते हैं उनके सेट्स को हम क्या बुलाते हैं, सर्कल बुलाते हैं। ठीक है ना, तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बुलाते हैं। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर। ठीक है, एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ रेडियस। जहाँ से फिक्स डिस्टेंस लिया था दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ रेडियस। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, वापस आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। फर्स्ट वन है, तो आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसमें आपको दिया है सेंटर दिया ए कॉमा बी। ठीक है, सेंटर दिया आपको ए कॉमा बी एंड उसकी रेडियस दी है आर। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा आपका एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, आर स्क्वायर। इसमें व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे क्वेश्चन दिया देखो, मान लो सेंटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन ऐसा है लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center are 1, 2 and radius is 3। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो सिंप्लीफाइंग क्या आ जाएगा, इसको आफ्टर सिंप्लीफाइंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 हुआ था, उधर से माइनस होकर -4 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर लो आप, लास्ट में -4 आ जाएगा। तो ये आपका बना इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि बहुत इजी से और आराम से हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी कि ए भी तुम्हारे सेंटर्स होते हैं ना, आर क्या होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट वन है देखो, अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आप ऊपर का लाइंस का इक्वेशन देखोगे तो सेम ऐसे ही फॉर्म में था, बट इसमें एक्स वाई का टर्म मिसिंग है। ठीक है ना, तो जब सर्कल का इक्वेशन आपको ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा तो आपका सेंटर होता है, ये भी याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस जी एंड माइनस एफ क्या होता है, आपके सेंटर्स होते हैं। आपका रेडियस होता है, उसके इसमें रेडियस होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं नीचे, क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी कुछ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच रेडियस इज 3 एंड सेंटर इज -1, 2। तो ये आपको ए बी गिवन है, ये आपको आर गिवन है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो आप आगे सिंप्लीफाई कर लो फिर। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस इज 10 एंड सेंटर इज -5, -6। ये आपको आर गिवन है, ये आपको दिया ए बी। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 100। इसके बाद बस आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट इसमें क्या बोला है उन्होंने, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। अभी सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब इक्वेशन लिखा था उसी टाइम पे मैंने एक बात बताई थी कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल पूरा कोनिक सेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, लाइंस भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइंस के लिए क्या कंडीशन थी, डिटर्मिनेंट वाली, कि वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ABC एंड HGF वाला। तो सेम सर्कल के लिए कंडीशन क्या बोले उन्होंने, जो आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो होते हैं ना, दे मस्ट बी इक्वल्स। मतलब क्या होना चाहिए, ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग, जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है दैट इज एच या 2h इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब एच इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सर्कल व्हेन, ऑप्शन में रहेगा ए इक्वल्स टू बी, एच इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों के दोनों होने चाहिए, नॉट नेसेसरी कि एक हो रही है, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ओनली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सर्कल। क्लियर है, आगे चलते फिर। ये नोट दिया हुआ है कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो मिनिमम आपको कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए, 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए सर्कल के ऊपर। जैसे कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है,
और कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट चीज़ है, हमने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था या जनरल इक्वेशन जब लिखा था तो उसमें रेडियस लिखी थी हमने रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर वो ग्रेटर दैन जीरो है तो रेडियस ऑफकोर्स कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर बस पॉजिटिव एंड जीरो ही अलाउड है। निगेटिव नंबर हम स्क्वायर रूट के अंदर देते नहीं इनपुट। तो हम अगर कुछ पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ रियल सर्कल विथ फाइनाइट रेडियस आ जाएगी, ठीक है, फाइनाइट रेडियस। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो रेडियस ही जीरो हो जाएगी। तो उस केस में हम उसको पॉइंट सर्कल बुलाते हैं। एंड नेक्स्ट केस क्या आपका, कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो क्या आ रहा है, निगेटिव नंबर आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी सर्कल हो जाता है। वो आयोटा का टर्म एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। बस इतना है कि अगर आपकी रेडियस निगेटिव आ रही है या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस दैन जीरो आ रहा है तो दैट सर्कल इज नॉट पॉसिबल इन अ रियल क्वाड्रेंट्स, ठीक है, या रियल सिस्टम में वो सर्कल पॉसिबल नहीं। आप इतना चीज़ याद रखोगे तो भी बहुत है, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग लाइंस 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 4y equals to 7 as its diameter normal longest chord। सब एक ही है, ठीक है, डायमीटर को हम नॉर्मल बुलाते हैं, उसके को लॉन्गेस्ट chord बुलाते हैं। उस एरिया इज 154 स्क्वायर यूनिट। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सर्कल है, ठीक है, पहले थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एक सर्कल गिवन है। उस सर्कल में क्या हो रहा है, उसके दो डायमीटर्स हैं, दो क्या उसके डायमीटर्स हैं। एक मान लो ये डायमीटर हुआ, ठीक है, और ये एक दूसरा डायमीटर हुआ, ठीक है, ये दो डायमीटर्स हैं। तो ये जो दो डायमीटर्स हैं उनके इक्वेशंस दिए उन्होंने, ठीक है। एक का दिया उन्होंने मान लो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड सपोज सेकंड वन इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। ऐसे दो लाइंस के इक्वेशन गिवन है, तो उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते तो हमें पता है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर पता होना चाहिए एंड रेडियस पता होना चाहिए। तो ये सेंटर है तुम्हारा, वाई सेंटर, डायमीटर जो होते हैं हमेशा सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एरिया दिया तो उससे रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 है। पाई होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 27 का कितना आ जाता है, 154 आ जाता है। तो आर कितना हो जाएगा मेरा 7। तो रेडियस तो पता है आपको आर 7 है। बस अभी क्या निकालना है इस केस में, आपको सेंटर निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो दोनों को साइमल्टेनियसली करते सॉल्व। तो ये 2x माइनस 3y है और ये 5 है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड को मैं 3 से करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा मेरा 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 20 एंड सेकंड वन हो जाएगा मेरा, अगर मैं 3 से कर रहा हूँ तो 9x माइनस 12y इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल होकर इधर क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या बना आपका 1 बना, एक्स क्या हुआ आपका 1, x1 सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में तो उधर जाके कितना हो जाएगा -3, तो y भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो सेंटर मिल रहा है 1,1 एंड रेडियस कितनी तुम्हारी 7 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 14 है। आगे बस सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो जब भी हमने बात की थी ना, एक स्टैंड आपको जनरल इक्वेशन दिया है और उससे हमने सेंटर एंड रेडियस निकाला था। सेंटर क्या था आपका -g-f था एंड रेडियस क्या था आपका √g² प्लस f² माइनस c था। बट उस केस में x² एंड y² का कोएफिशिएंट क्या था 1 था, यहाँ पे 2 दिया है। तो क्या हो जाता है, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना, या कंपेरिजन करना गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे a एंड b कंपलसरी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो डिवाइड कर देते पूरे इक्वेशन को 2 से, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 4y माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0। तो मेरा कंपैरिजन से क्या आ जाएगा, a भी तो 1 हो जाएगा, 2g जो है मेरा -3 आएगा एंड 2f जो है मेरा 4 आएगा एंड c कितना आ जाएगा -5/2। तो सिंप्लीफाई करके g आ रहा है आपका 3/2, f आ रहा है आपका 2 एंड c आ रहा है आपका -5/2। तो एक एक चीज़ करते पहले। सेंटर क्या आएगा आपका, सेंटर होगा -g, -f जो कि हो जाएगा -3/2, -2। क्लियर है। एंड आपका रेडियस हो जाएगा, व्हाट इज द रेडियस, रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। तो g² कितना है आपका 3/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9/4
प्लस इसका 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5/2। तो एलसीएम निकाल के अंदर क्या हो जाएगा 9 + 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी इसको 4 से ही करना पड़ेगा ना, 9 + 16 + 10। तो ये कितने हो जाएंगे दोनों मिला के 9, 16 + 9 विल बी 25 + 10 35 हो रहा है और डिवाइड बाय 4 है, तो ये हो जाएगा √35/2। ये आपका रेडियस हो रहा है, ठीक है। √35/2 क्या आ रहा है आपका रेडियस आ रहा है। तो बस रेडियस पता है आपको एंड सन सेंटर पता है, वही ढूंढने के लिए बोला था, तो हमने फाइंड आउट किया। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस इसमें एक स्मॉल ट्रिक क्या थी कि यहाँ पे x² एंड y² के इक्वेशन क्या थे, इक्वल थे, तो सर्कल के इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट हमने जो जनरल इक्वेशन देखा था x² + y², उसमें x² एंड y² के कोएफिशिएंट क्या थे 1 1 थे, तो वो करना इंपॉर्टेंट था, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया पहले 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, देखो जैसे एक सर्कल गिवन है और ये उसका डायमीटर है, उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है आपको, ये पॉइंट दिया आपको x1, y1 और ये सेकंड पॉइंट दिया आपको x2, y2। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है आपको x2, y2। तो x1, y1 एंड x2, y2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उसमें केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू 0, वेर x1, y1 एंड x2, y2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। क्लियर है, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया उसके ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस। लीस्ट रेडियस को ही हम डायमीटर बुलाते हैं, ठीक है ना। लीस्ट रेडियस इज कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, 3। तो x1, y1 हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करके क्या होगा, x² -2x - 3x कितना हो जाएगा, -5x + 6 प्लस y² -4y + 3 इक्वल्स टू 0। तो साथ में लिख दीजिए बस x² + y² -5x -4y + 9 इक्वल्स टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म में आ गया, ठीक है। फाइनली देखो जब भी इक्वेशन आता है तो जनरल फॉर्म में ही लिखते हैं, जैसे सर्कल लाइंस में भी हम जनरल में लिखते थे x + by + c इक्वल्स टू 0, वैसे सर्कल का भी जनरल फॉर्म क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ गिवन है, ठीक है, ये सर्कल गिवन है और पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात की, ठीक है। पेन चेंज करते हैं यहाँ पे थोड़ा, देखें ये पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब ये सर्कल गिवन है, ये सेंटर है उसका -g - f और बाहर एक पॉइंट गिवन है। तो देखो 2-3 पॉसिबिलिटी ऐसे कि इतनी रेडियस है आपकी, डिस्टेंस फार्मूला से देखो ये पॉइंट पता है आपको, ये भी पता है, आपने मान लो डिस्टेंस भी निकाल लिया OP। तो 3 पॉसिबिलिटी आपके पास, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, फिर मान लो OP इक्वल्स ग्रेटर देन R आएगा, मतलब दिस डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आएगा तो पॉइंट क्या रहेगा, आउटसाइड रहेगा ऑफकोर्स। सेकंड केस क्या है, OP इक्वल्स टू R आएगा तो P लाइज ऑन सर्कम्फरेंस। P कहाँ पे लाइज करेगा, सर्कम्फरेंस या ऑन द सर्कल होगा। और अगर OP लेस देन R आएगा, OP लेस देन R आएगा तो क्या आएगा, पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। और क्या निकाल सकते हैं हम, नेक्स्ट ये होता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, और उसी को हम पावर ऑफ पॉइंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट है, जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा उसमें जो गिवन पॉइंट है P वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। जो भी इक्वेशन ऑफ रहेगा सर्कल में वो पॉइंट क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करते हो उसको S1 बोलते हैं हम, ठीक है ना, S1। जैसे मान लो इसका इक्वेशन x² + y² इक्वल्स टू a² है, इसका इक्वेशन क्या लिया मैंने, x² + y² इक्वल्स टू a² लिया, तो मेरा S1 हो जाएगा x1² P का कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो x1² + y1² - a² है। नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x1, y1, S1 की 3 पॉसिबिलिटी है, तो S1 ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। क्लियर है, आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो जैसे ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि P लाइज आउटसाइड द सर्कल, P लाइज आउटसाइड द सर्कल। इक्वल टू 0 आता है तो ऑन द सर्कल, P कहाँ पे लाइज कर रहा है, ऑन द सर्कल। और लेस देन 0 आता है तो इनसाइड द सर्कल, P लाइज इनसाइड द सर्कल। मतलब ऊपर का जो कंसेप्ट है उससे थोड़ा इजी रहेगा, आप डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पावर ऑफ पॉइंट का या पोजीशन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट याद रखिए। आगे चलते हैं, लाइन एंड सर्कल की बात हो रही है, वापस वही कंसेप्ट है। देखो एक सर्कल है
और एक लाइन है, तो उनमें रिलेशन क्या हो सकता है? एक तो लाइन सर्कल से बहुत बाहर जा रही है या सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है। अगर सिंगल पॉइंट पे लाइन क्या कर रही है? टच करके जा रही है, तो उस केस में लाइन क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। और अगर दो पॉइंट पे कट करके जा रही है तो उस केस में बनती है सेकंड। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या बनती है? वो सेकंड है। तो वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो चलते इस पे। देखो अभी, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज टेंजेंट्स आर। ठीक है, उस टेंजेंट्स आर दिए आपको 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 26 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 17 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। नाउ अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, देखो इसका स्लोप है, स्लोप क्या आएगा? आपने देखा था एक्स प्लस डी वाई का स्लोप क्या आता है? -6/8, तो कितना हो जाएगा? -3/4। और इसका भी स्लोप कितना आएगा? -3/4। नाउ दिस टू लाइन्स हैव सेम स्लोप है, इनका जो स्लोप है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, तो जब स्लोप सेम आता है तो दोनों लाइन्स क्या होती है? पैरेलल होती है। लाइन्स क्या होती है? पैरेलल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। मान लो ये दो लाइन्स है, एक फर्स्ट लाइन है L1 और ये लाइन L2 है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है थ्रू आउट क्या होता है? कांस्टेंट होता है d। इसका इक्वेशन दिया आपको a1x, चलो a1x नहीं लेते, x ही लेते क्योंकि पैरेलल है। एक्स प्लस डी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या आएगा? एक्स प्लस डी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। देखो मैंने एक्स प्लस डी वाई कॉमन लिया है दोनों जगह, बस C1 C2 चेंज किया क्योंकि पैरेलल लाइंस में पहले दोनों क्वांटिटीज क्या होती है? सेम होती है। तो मेरा जो डिस्टेंस डी है इज इक्वल टू होता है C1 माइनस C2 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इस केस में क्या आपका, इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? अभी 2 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या आपका? 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये C1 है, ये C2 है, और ये बने आपके ए बी सेम होने चाहिए थे, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो D बना मेरा 13 माइनस ऑफ माइनस 17 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ रहा है आपका, ऊपर आ रहा है 30, नीचे का आएगा 9 प्लस 16 25, तो उसका 5 होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस कितना आ रहा है? 6 यूनिट आ रहा है। अभी जो दो पैरेलल लाइंस है वो सर्कल के दोनों एंड में, ठीक है ना, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या तुम्हारा टोटल डायमीटर है। तो डायमीटर कितना मिला तुम्हें? 6 मिला। डायमीटर कितना मिला? 6। तो ऑफकोर्स रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 3 यूनिट हो जाएगी, बिकॉज रेडियस इज d/2 होती है। ठीक है ना, डायमीटर के हाफ होती है। चलो आगे चलते हैं अभी अगले पॉइंट पे। ठीक है, देखो ये भी एक सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं कोई एक सर्कल ले रहा हूँ और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कल आपको 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है। ठीक है ना, आप सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2। वही अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और वही अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट है। ठीक है, नो टेंजेंट, तो वही लिखा हुआ है। और आपको चेक कैसे करना है कि पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड या ऑन द सर्कल है, तो पावर ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट से आप चेक कर सकते हो। तो पावर ऑफ पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो उसके बाद आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स आराम से बोल सकते हो। आउटसाइड पॉइंट के लिए 2 है, ऑन द पॉइंट के लिए 1 है, और इनसाइड के लिए टेंजेंट्स कितने? 0 है। ठीक है, चलते आगे फिर ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इन वेरियस फॉर्म, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड ईजी वाला है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में देखो मैं इसका और एक ईजी एग्जांपल बताता हूँ। ये स्टैंडर्ड सर्कल लिया हमने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो जब भी आपको इक्वेशन निकालना है, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये उसकी एक टेंजेंट है जो कि इसको कट कर रही है, टच कर रही है एट पॉइंट x1, y1। तो इस टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना है आपको, जो भी है जहाँ जहाँ x स्क्वायर का टर्म है वहाँ x1 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ y स्क्वायर का टर्म है वहाँ y1 लिख दीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि सर इतना इजी कैसे डायरेक्टली, देखो यही होता है। मान लो एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है एट 6,8 पूछा उन्होंने, मान लो एट 6,8। तो क्या हो जाएगा इसका? x1 प्लस y1 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो x1 आएगा 6x प्लस 8y माइनस 100 इक्वल्स टू क्या हुआ? 0। ये बना आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट 6,8 ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ये कार्टेशियन फॉर्म है, अभी जो बात हुई थी वही। ठीक है, क्वेश्चन दिया देखो ये सेम ही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है।
एंड पॉइंट कितना दिया आपको 3,4, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 25, तो x1 की जगह 3 आएगा और y1 की जगह 4, माइनस 25 इक्वल टू 0। ये बना आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 25 एट पॉइंट 3,4। बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, बट ये कंसेप्ट नहीं पता होने की वजह से बहुत बच्चे इसको कर नहीं पाते, तो आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। स्लोप फॉर्म वाला है, अगर आप ऊपर वाला कर रहे हो तो इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको मान लो a गिवन है और ये टेंजेंट है उसका, जिसका स्लोप m है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस m²। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ऐसे दो टेंजेंट पॉसिबल है, सेम स्लोप के आपको दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक ऊपर के साइड में आएगा, एक नीचे के साइड में आएगा। तो ये इक्वेशन भी याद रखिए, ये भी आ सकता है, ठीक है। अभी ऊपर का जो कंसेप्ट है वही बताया था, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ m, फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ m देयर विल बी टू टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, तो ये और ये टेंजेंट एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ m, ठीक है। लास्ट वन कंसेप्ट है, मान लो एक सर्कल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है और एक बाहर वाला पॉइंट है, तो वहाँ से हमें पता है दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टू टेंजेंट्स। अभी देखो पहली चीज़ तो कि दो लेंथ ऑफ दो टेंजेंट्स होती है बाहर के पॉइंट से, वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। बाहर के पॉइंट से जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल आती है। ये पॉइंट दिया आपको x1, y1, पॉइंट क्या गिवन है, x1, y1। तो हमने पावर ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट देखा था, याद है, S1 वाला। तो लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट होती है, देखो लेंथ मतलब इतना डिस्टेंस, लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट होती है डायरेक्टली आप बोल सकते हो रूट ऑफ S1। तो आपको S1 नहीं निकालना है, उसका स्क्वायर रूट लेना, जो भी निकाल के स्क्वायर रूट का आंसर आएगा दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। जो भी स्क्वायर रूट आएगा दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे क्वेश्चन दिया है देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 6,8 टू सर्कल 0 0 सेंटर उसके ऑफ रेडियस 5 टू द सर्कल दिस, ठीक है। तो मेरा S1 क्या होगा रे, x1² प्लस y1² माइनस 25। तो S1 हो जाएगा मेरा 36 प्लस 64 माइनस 25। तो S1 कितना आ रहा है मेरा 75, ठीक है। S1 75 आ, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी तुम्हारी, इस लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी रूट ऑफ S1, तो रूट ऑफ 75, तो ये हो रहा है L1 इक्वल टू 5 रूट ऑफ 3, ठीक है, 5 रूट ऑफ 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं आप इससे। आगे चलते हैं, अभी डायरेक्टर सर्कल का एक कंसेप्ट है। देखो डायरेक्टर सर्कल का भी सिंपल कंसेप्ट है, एक सर्कल दिया है, ठीक है। सिंपल वाला इक्वेशन लेते हैं पहले, x² प्लस y² इक्वल्स टू a² वाला, ठीक है। जहाँ पे सेंटर क्या है तुम्हारा 0,0, जिसकी रेडियस क्या है a, ठीक है ना। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, इट इज़ अ लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब मान लो एक पॉइंट लिया, वहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ किए दो, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहेगा। तो मान लो एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, वहाँ से भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए, उसके बीच में भी एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, उसके बीच में भी एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ऐसे लाखों करोड़ों पॉइंट से जहाँ से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में क्या आ रहा है, एंगल 90 डिग्री। तो सबका देखोगे तो एक शेप दिखेगा, वो शेप भी क्या रहेगा, एक सर्कल। दैट सर्कल इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टर सर्कल। उस सर्कल को क्या बुलाते हैं, डायरेक्टर सर्कल। और इसका इक्वेशन अगर x² प्लस y² a² है, जो ओरिजिनल सर्कल है उसका, तो मेरा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन रहेगा, डायरेक्टर सर्कल रहेगा x² प्लस y² इक्वल्स टू 2a², ठीक है। 2a² बोला हुआ है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, रूट 2a हो जाएगी, याद रखना। 2a नहीं हो गया, 2a² है, मतलब a² का डबल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, रेडियस भी 2 टाइम्स करते हैं, तो ये 4 टाइम्स होती है अगर 2 टाइम्स रेडियस होती है तो, ठीक है। अभी कोनिक सेक्शन का पार्ट पे आते हैं। सो इन कोनिक सेक्शन पे पार्ट में देखिए, कोनिक सेक्शन में एक बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है बहुत। उन्होंने क्या बोला है, मान लो हमने एक फिक्स लाइन ली, ठीक है, एक फिक्स लाइन मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिक्स लाइन ली है, ठीक है, जिसका इक्वेशन कुछ होगा, और एक फिक्स पॉइंट लिया हुआ है। फिक्स पॉइंट मतलब जो मूवेबल नहीं है, एक फिक्स पोजीशन है उसके। तो इस फिक्स पॉइंट लिया और एक फिक्स लाइन लिया है, और उन्होंने बोला है, मान लो इस पॉइंट को मैं यस बोला तो यस ले लेते हैं, ये लाइन ये है, और यहाँ पे एक पी पॉइंट लिया है जो मूवेबल है, ठीक है, जिसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ये हुआ एस पी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हुआ तुम्हारा पी एम, ठीक है। तो उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, तो जो आएगा पी एस, रेशियो ऑफ मूवेबल, मतलब देखो डेफिनेशन अच्छे से सुनो, ठीक है। द
ratio of a distance, the ratio of a distance of a movable point, the movable point from a fixed point, that is a PS to the fixed line, that is a PM. हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं. इज कांस्टेंट. वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ इसेंट्रिसिटी. उस कांस्टेंट को क्या बुलाते हैं हम? इसेंट्रिसिटी. डिनोटेड बाय ई. डिनोटेड बाय क्या होता है? ई. तो PS अपॉन PM इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका? ई आ रहा है. PS अपॉन PM क्या आ रहा है? ई आ रहा है. वापस देखिए, ये फिक्स पॉइंट है, जो ऊपर लिया जाएगा ये डिस्टेंस PM, और दूसरा क्या आ जाएगा? PM आ जाएगा. ठीक है. तो ई इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? ई आ रहा है. तो अभी ई के तीन पॉसिबिलिटी है. ये तो ई लेस देन 1 आएगा. ठीक है. या ई क्या आएगा आपका? इक्वल्स टू 1 आएगा. या ई क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन 1 आएगा. तीन ही पॉसिबिलिटी है. समझ में आ रहा है ना? ई के तीन पॉसिबिलिटीज है. ई लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1. अगर लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, लेस देन 1 आ रहा है तो इलिप्स बनता है. इक्वल्स टू 1 आता है तो पैराबोला बनता है. और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला बनता है. ठीक है. क्या बनता है? हाइपरबोला. तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो भी देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है. देखो, जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट था, ये फिक्स लाइन था. तो फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट्रिक्स. जो फिक्स लाइन है उसको क्या बुलाते हैं हम? डायरेक्ट्रिक्स. जो फिक्स पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज अ फोकस. फिक्स पॉइंट को क्या बुलाते हैं? फोकस. और अब जो पी पॉइंट है वो एक कर्व ट्रेस करेगा. ठीक है ना? वो कर्व को क्या बुलाते हैं? कोनिक सेक्शन. उस कर्व को क्या बुलाते हैं? कोनिक सेक्शन. तो वो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. ठीक है. उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट, पहला कंसेप्ट आता है एक्सिस ऑफ कोनिक. तो एक्सिस ऑफ कोनिक क्या बोला? द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस. जो लाइन क्या हो रही है? फोकस से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स. एंड डायरेक्ट्रिक्स को क्या है? परपेंडिकुलर है. देखो ये वाली लाइन, ये क्या होगा? एक्सिस ऑफ कोनिक. जो क्या है? फोकस से पास हो रही है एंड डायरेक्ट्रिक्स को क्या है? परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या? वर्टेक्स है. वर्टेक्स के लिए उन्होंने बोला हुआ है, वर्टेक्स के लिए बोला हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये कोनिक के पूरा बराबर है, ये कोनिक है, एंड एक्सिस. तो यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं. तो इस पॉइंट को क्या बुलाया उन्होंने? वर्टेक्स बुलाया हुआ. नेक्स्ट वन इज अ कॉर्ड. कॉर्ड तो पता है, एनी टू पॉइंट्स ऑन कोनिक अगर कनेक्ट करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या बुलाते हैं? कॉर्ड बुलाते हैं. ठीक है. डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? कॉर्ड ही होता है बट विच इज परपेंडिकुलर टू क्या होनी चाहिए? एक्सिस होनी चाहिए. जो एक्सिस को परपेंडिकुलर उसे क्या बुलाएंगे हम? डबल ऑर्डिनेट. लैटिस रेक्टम इज डबल ऑर्डिनेट बट पासिंग थ्रू फोकस. इसमें से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लैटिस रेक्टम है. लैटिस रेक्टम क्या होता है? जो फोकस से पास होता है. जो कहाँ से पास होता है? फोकस से. कहाँ से पास होता है? फोकस से. एंड परपेंडिकुलर टू क्या होता है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है. ठीक है. यहाँ पे निकालता हूँ अलग से. ये आपका कोनिक है. ठीक है. तो ये फोकस से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर है. ठीक है. ये आपका एक्सिस है. क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर. अभी पहला सबसे शेप आता है पैराबोला का. ठीक है ना? तो पैराबोला में देखो, ये क्या बोला था हमने? 1 बोला था. तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला. इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये आता है एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. तो ये वाला शेप है उसका. ये वाला आता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x. ये आता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by या 4ay. और ये आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by. तो इंपॉर्टेंट इसमें देखो, ये वाला भी याद रखते तो बाकी चारों उसमें से 3 उसमें से याद हो जाते हैं. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखो अभी इसमें जो आपको याद रखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू -a. आपका फोकस होता है a,0. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 4 एंड वर्टेक्स होता है आपका 0,0. जो टर्मिनोलॉजी हमने ऊपर देखी थी, बस यहाँ पे हम अभी उसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं. माइनस जब हो जाता है तो बस सब उल्टा रिवर्स हो जाएगा. मतलब ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा. ये बाकी दोनों में कुछ चेंजेस नहीं है. ठीक है. जब 4ay की ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो देखो ये वर्टिकल वाला हो रहा है. ठीक है ना? ऐसा वाला. ठीक है ना? तो उस केस में y इक्वल्स टू -a हो जाएगा और ये 0,a हो जाएगा. ठीक है. फोकस यहाँ पे आ जाता है वाई एक्सिस पे, इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. लेंथ तो 4a एंड 0,0 हो रहा है. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay लिया तो y इक्वल्स टू a एंड 0,-a. सेम थिंग, बस ये रिवर्स किया हुआ है. यहाँ का यहाँ पे और 0,a यहाँ पे आ जाएगा. मतलब तो 4a एंड 0,0 लिया. तो इसमें यही चीज़ें याद रखनी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें लैटिस रेक्टम का कंसेप्ट है जो 4a होता है. तो आपने नोटिस किया होगा जो भी x का कोएफिशिएंट है ना, वो सीधा सीधा क्या होता है? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है, या इस केस में y का कोएफिशिएंट. ठीक है. अभी कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे कि सर ये वाला और ये वाला दोनों में समझना कौन सा, कि ये कौन सा इक्वेशन किसका है. ठीक है. देखो हॉरिजॉन्टल जब होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वाई स्क्वायर का टर्म होते हैं. मतलब वाई स्क्वायर जब भी टर्म आता है ना, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होते हैं. सिमेट्रिकल समझते हो ना? 2 जो इक्वल पार्ट में कट करता है. सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस.
और जब मैं एक्स स्क्वायर का टर्म लेता हूँ तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो देखो ये इसमें क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, और ये वाई स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या है तुम्हारा, एक्स एक्सिस है। और निगेटिव आता है तो उल्टा ले लेना है, वो समझ जाओगे आप, ठीक है। आगे देखो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ऊपर वाले पे ही, 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स देखो ये पैराबोला आपका, यहाँ पे आपका ये पैराबोला गिवन है, ठीक है। वर्टेक्स आपका ए कॉमा जीरो है, यानी फोकस आपका ए कॉमा जीरो है, वर्टेक्स 0,0, तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, ए हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, 4 इंटू डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स बिटवीन लोकस वर्टेक्स एंड फोकस दैट इज ए इज इक्वल टू क्या बोला है, लैटिस रेक्टम दैट इज 4 है, सही तो बोला हुआ है, ठीक है, कुछ नई बात नहीं बोली हुई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता है जिसका इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए होता है, तो ये भी डिस्टेंस ए, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 2 इंटू 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, 4a, बराबर है, लैटिस रेक्टम है, ये भी सही बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लैटिस रेक्टम, ये लैटिस रेक्टम होती है जो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करती है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, वही बोला हुआ है। आगे चलते हैं अभी, नेक्स्ट पार्ट इज इलिप्स, तो इलिप्स के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इलिप्स की बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखनी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स होते हैं, ये वाला और ये वाला। पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें लिख रहा हूँ अच्छे से ध्यान दीजिए, देयर आर सिंगल एक ही इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक आता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक क्या आता है तुम्हारा, वर्टिकल, एक आता है वर्टिकल, ये वाला। तो दोनों में डिफरेंस कैसे देखना है, देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब आएगा ना वर्टिकल कब आएगा। हॉरिजॉन्टल कब रहेगा, ए ग्रेटर देन बी, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कब रहेगा आपका, अगर मेरा बी इज ग्रेटर देन ए, तो पहली चीज़ तो ये होगा। उसके बाद देखो इक्वेशन दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बस ए एंड बी में चेंज हो जाएगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये होते हैं इसके वर्टेक्स, हॉरिजॉन्टल के वर्टेक्स क्या आते हैं तुम्हारे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्टेक्स, हॉरिजॉन्टल के वर्टेक्स आएंगे तुम्हारे a, 0 एंड माइनस a, 0। वही जो वर्टिकल है उसके वर्टेक्स आ जाएंगे 0, b एंड 0, -b, ठीक है, क्योंकि b बड़ा है उसमें तो उसके वजह से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और सेंटर है, तो दोनों का जो सेंटर होता है ना, सेंटर मतलब पता है आपको, जहाँ पे एक्सिस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों केस में क्या आता है, 0, 0 आता है। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट वाला, सेंटर पता चल गया आपको। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इसमें क्या आ जाता है, x इक्वल्स टू ए अपॉन ई, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है एक्स इक्वल्स वाई इक्वल्स टू बी अपॉन ई, ठीक है, वर्टिकल है इसकी वजह से। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आता है तुम्हारा लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इसमें आता है 2b स्क्वायर बाय ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आता है 2a स्क्वायर बाय बी, ठीक है, इसमें क्या बन जाता है 2a स्क्वायर बाय बी, ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लैटिस रेक्टम पे क्वेश्चन आता है आपको। और इसेंट्रिसिटी हमने ऑलरेडी बोला था 1 होता है, तो ई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतनी ही चीज़ें याद रखोगे तो आप इलिप्स के हर क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते आपको, इतने आते। और एक चीज़ होती है फोकस, वो भी लिख देता हूँ, फोकस हॉरिजॉन्टल के लिए फोकस आता है आपका ए, 0 एंड माइनस ए, 0, 2 फोकस होते हैं इसमें, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट बुलाते हैं हम, इसमें 2 फोकस होते हैं। तो वही वर्टिकल में भी 2 होते हैं, तो उसमें क्या आएगा आपका फोकस 0, माइनस बी एंड 0, प्लस बी एंड माइनस बी, ठीक है, माइनस बी एंड प्लस बी, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट इस पे चलते हैं फिर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था हमने, ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, वही बोला हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। हाँ ये बात बोलना भूल गया है कि जो यहाँ पे जो होता है इसको मेजर, इतना जो लेंथ है ना उसको मेजर एक्सिस बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, मेजर एक्सिस। तो और जो छोटा है उसको क्या बुलाते हैं, माइनर एक्सिस। तो इसमें जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ 2a आएगी और माइनर एक्सिस जो है उसकी लेंथ क्या आएगी, 2b। बट यहाँ पे उल्टा है, मेजर एक्सिस 2b होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, 2a होता है, लिखा भी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2a आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी वही उसी के ऊपर पॉइंट्स बोले हुए उन्होंने, ठीक है, पढ़ लीजिए आप, सिंपल से कंसेप्ट है बट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यूज होने चाहिए। नेक्स्ट वन आता है आपका हाइपरबोला। अभी देखो हाइपरबोला एंड इलिप्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, ओनली डिफरेंस क्या है, निगेटिव का है। देखो डिफरेंस क्या है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या बनता है, ये हो जाता है, ठीक है।
तो उसमें आपको यही टाइप याद रखना है, इसमें ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे ए बी ग्रेटर दैन बी हो सकता है या और बी भी ए से ग्रेटर दैन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आता है, बट वो माइनस मतलब कुछ और केस होता है, बट आपको वर्टिकल वाला नहीं रहेगा, आपको बस क्या आएगा हॉरिजॉन्टल वाला। उसमें भी हॉरिजॉन्टल में जितने भी केसेस लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी दिए हुए हैं, दो फोकस आएंगे ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, सेम एज इलिप्स, इलिप्स में भी यही थे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स भी सेम थे, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई, वो भी सेम है। बस इसमें ई स्क्वायर जो है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, क्या है, वहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, बाकी सब सेम है। वहाँ पे मेजर एक्सिस था, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है। जो मेजर एक्सिस था उसको यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांसवर्स बोला हुआ है। लेंथ सेम है। जो वहाँ पे जो माइनर था, वहाँ पे जो माइनर था यहाँ पे क्या उसको कॉन्जुगेट बुलाते हैं, लेंथ उसकी भी 2b आ रही है, ठीक है। वर्टेक्स वहाँ पे भी जीरो, वर्टेक्स वहाँ पे क्या थे, वर्टेक्स वहाँ पे ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो थे, यहाँ पे वर्टेक्स थोड़े डिफरेंट है, बट ये भी ए कॉमा जीरो, गलती से उन्होंने जीरो कॉमा लिख दिया, तो ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो हुआ। सेंटर जीरो कॉमा जीरो है। लैटिस रेक्टम का लेंथ वहाँ पे भी 2b स्क्वायर बाय ए था, यहाँ पे भी क्या है 2b स्क्वायर बाय ए ही आएगा, ठीक है। अलग सेम आ रहा है, लेंथ अलग नहीं आता, ठीक है। लेंथ क्या आ रहा है आपका 2b स्क्वायर बाय ए। क्लियर है। तो आप जैसे ही इलिप्स करते हो तो आपका अपने आप हाइपरबोला क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। बस इसके लिए जो ई सेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर दैन 1 होती है, वो याद रखिए, ठीक है। ई सेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर दैन 1, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे, ठीक है, अब बाद में देख लीजिए, ठीक है। ये कर्व दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आपके जो ये वीडियो के नीचे कमेंट्स में एक लिंक दी है, जिसके ऊपर जहाँ पे हमने एक मॉक टेस्ट रखी हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम में कमेंट में लिखा था या वीडियो में बताया था कि हम मॉक टेस्ट देने वाले, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा टॉपिक हार्ड जाता है, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ही पर्टिकुलरली एक टेस्ट रखा हुआ है जिसमें 30 क्वेश्चन है। आप वो 30 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको आई डोंट थिंक कि उसके बाहर कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो 30 क्वेश्चन वहाँ पे रखे हुए हैं या उस लिंक में दिए हुए वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। उसके लिए जो टाइम दिया 30 मिनट्स का, उतने में ट्राई करोगे तो बेटर होगा। तो कमेंट में वो लिंक चेक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। फिर कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।